नमस्कार. टाइम्स ऑफ नगरमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण नगर शहरातला एक चर्चेचा विषय अर्थात त्याला आपण हॉट मुद्दा देखील म्हणू शकतो असा मुद्दा आपण घेऊन आलो आहे आणि अशा व्यक्तीचं नाव आज ह्या चॅनलवर आपण पाहतोय. सरफराज जहागीरदार. सरफराज जहागीरदार हे अनेक वर्षांपासून शहरामध्ये AIMIM या पक्षाचं काम पाहतायत. 2012 पासून हे या पक्षाचं काम पाहतायत आणि सरफराज जहागीरदार यांची एकनिष्ठता ही शहराने पाहिलेली आहे. अनेक वर्ष MIMची सत्ता नसून देखील फक्त शहर अध्यक्ष पदावर ज्यांनी स्वतःचं समाधान करून घेतलं आणि पक्ष वाढवण्यासाठी ज्यांनी 2012 पासून काम केलं, संघटना जोडली, यंत्रणा जोडली, कार्यकर्ते जोडले आणि शेवट सरफराज जहागीरदार यांचा शेवट झाला. सरफराज जहागीरदार यांचा शेवट कसा झाला ते आपण आज जाणून घेणार आहोत. असद ओवीसी या शहरामध्ये आले त्यावेळेला सरफराज जहागीरदार यांना उमेदवारी मिळणार, त्यांची एकनिष्ठता टिकून राहणार अशा एकंदरीत चर्चा होत्या. परंतु 2 दिवसापूर्वी माजी खासदार इम्तियाज जलील अर्थात MIMचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्या सहीने एक पत्र व्हायरल झालं आणि मुकुंदनगरच्या 4 उमेदवारांना MIMची उमेदवारी मिळाली. परंतु सरफराज जहागीरदार यांचं काय झालं हा प्रश्न नगरकरांच्या मनामध्ये फिरतोय. त्यामुळे आज आपण सरफराज जहागीरदार यांच्याशी विशेष बातचीत करण्यासाठी आलेलो आहोत. सरफराजजी, टाइम्स ऑफ नगरमध्ये आपलं सर्वप्रथम स्वागत आहे. धन्यवाद. एकंदरीत आपण MIMची परिस्थिती पाहतोय. MIM मध्ये आपल्याला तिकीट देण्यात आलेलं नाही, आपल्याला उमेदवारी देण्यात आलेली नाहीये आणि आपण 2 दिवसापूर्वी त्याच्यावर भाष्य देखील केलं. काय एकंदरीत हे प्रकार आहे? देखिए, सबसे पहले तो AIMIM किसी एक जात की पार्टी या ये नहीं है, सबको अधिकार है अपना अपना, और ये इलेक्शन का टाइम है. हमने हमारी उम्मीदवारी इम्तियाज जलील साहब का जो लेटर इशू हुआ था कि उन्होंने कहा था जितने सीनियर्स लीडर हैं उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन तकरीबन वो झूठ निकला. और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से आप जानते हैं कि फारूक शाब्दी जैसे भी इंसान ने अपना रेजिग्नेशन जो है दे दिया, तो उसी तरीके से हम भी नाराज हुए कि पढ़े लिखों की पार्टी कहलाने वाली असद साहब बैरिस्टर है, वारिस पठान साहब लॉयर है, हमारे इम्तियाज जलील साहब एक बड़े पत्रकार रहे हैं और पार्टी के अंदर बड़ी अच्छी छवि जो है हमेशा रही पढ़े लिखों के लिए. लेकिन जो अहमदनगर के अंदर टिकट्स दिए गए हैं उसके ऊपर हमारे सारे पदाधिकारियों का ऑब्जेक्शन है. सिर्फ एक जो भागे हुए खासदार के इलेक्शन के अंदर है जिनके पास कोई पद नहीं है, मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, वो इंसान सिर्फ इनके पीछे जो घनश्यामों को सरदार कहलाता है. कौन है सरदार? वो एक माजी जिल्हा अध्यक्ष है हमारे पार्टी के और वो घनश्यामों को लेकर. माजी जिल्हाध्यक्ष? मी माजी शहर जिल्हा अध्यक्ष है. जिल्हाध्यक्ष कोण? जी, खासदार के इलेक्शन में जो है ना AIMIM की तरफ से इन्होंने फॉर्म भरा था और भाग गए थे. नाही सरफराज जी, तुम्ही भाषण करत नाहीये, जे नाव न घेता टीका करणं, तुम्ही आज मीडियाशी बोलताय, तुम्ही नाव घ्यायला का घाबरताय? ठीक है, मैं नाम लेकर बताता हूँ. हमारी पार्टी के अंदर मजलिस जो है डरने और घबराने वालों की पार्टी नहीं है. आपके तुम्ही घाबरताय? बिल्कुल भी नहीं. मैं डरने घबराने वालों को, मैं असदुद्दीन ओवैसी का पढ़ता हूँ, लॉ का कोर्स कर रहा हूँ, तो डरने और घबराने का नाम नहीं. और उसमें मेरा खून जो है वो जागीरदारों का खून है. तो ये डरना और घबराना, मैं कहीं जामखेड़ या मैं कहीं बाहर से आकर बसने वाली शख्सियत नहीं हूँ. मैं अहमदनगर का खुद यहाँ का जाती बेटा हूँ और जो दरगाह दायरा का खून हूँ, तो मुझे मालूम है. और ये डरना घबराना हमारा नहीं. जब गोलियां चली मुकुंदनगर में तब डरे और घबराए नहीं, तो अभी कहाँ से घबराएंगे. उस शख्स का नाम जो लोकसभा के इलेक्शन में MIM के टिकट के ऊपर लेकर जो भाग गया उसका नाम है डॉक्टर परवेज अशरफी. ये डॉक्टर परवेज अशरफी नाम तो झूठा है, एक्चुअल नाम जो है परवेज उमर शेख. इनके वालिद उमर शेख, उन्होंने भी बहुत सारे इलेक्शन लड़े, ये आपको पता होगा, और हमेशा हारे और कभी जीते नहीं. कभी उनके पीछे जन आधार खड़ा नहीं रहा. आज ये घनश्यामों के सरदार डॉक्टर परवेज अशरफी जो खुद को कहलाते हैं, ये भाग कर गए थे लोकसभा के अंदर और असद साहब को और इम्तियाज साहब को धोखा दिया था. और उस वक्त में जो धांधली हुई थी, इसकी इंक्वायरी की कंप्लेन हमने इम्तियाज जलील साहब के पास और असद साहब के पास भी की हुई, जिसकी इंक्वायरी चल रही है. आपण वारंवार घनश्याम घनश्याम असं म्हणता. घनश्याम ह्या एक डेफिनेशन असतं प्रत्येक गोष्टीचं, तर त्या घनश्यामचं डेफिनेशन काय आहे? घनश्याम ये एक ऐसा जलील नाम दिया गया है किसी के थ्रू कि जिन्होंने समाज को, मुस्लिम समाज को धोखा दिया. इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर जो भगवा आतंकवाद और भगवा तहरीक जिसे कहेंगे, जिसके अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, जैसे हमारे ऊपर जिस तरीके से अहमदनगर में आपको पता होगा कि दरगाहों के ऊपर भी इन लोगों ने, जिन लोगों ने
आतंक फैलाया, दरगाह तोड़ी, ऐसी सोच वाले लोग एमआईएम में आकर आज क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरगाह तोड़णारे कोणते लोक एमआयएम मध्ये आले? मैंने आपको बताया कि भगवादारी सोच वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के जैसे लोग, नगरमध्ये कोणती साध्वी प्रज्ञा सिंह? उसके जैसे सोच वाले लोग, जैसे कौन है ते लोग? आप जो पूछना चाह रहे हो उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है और मैं किसी का नाम लेकर बड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन आपको मालूम है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की इसके ऊपर विठंबना हुई, उनके भी कार्यकर्ता थी। जब बात आई संविधान के तोड़ने की, तो इन्हीं लोगों ने, और भगवादारी जो दरगाह तोड़ते हैं मस्जिदों के अतिक्रमण के ऊपर, इनके ऊपर भगवादारी मीन्स आप समझ सकते कि अहमदनगर के अंदर आई लव मोहम्मद का भी केस हुआ, ये भगवादारी थे। वो संग्राम नाम आपको याद नहीं है? मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, वो संग्राम नाम जिसके अभी उनकी जमानत हुई, उन्होंने दुर्गा दौड़ किसके बोलने के ऊपर रखी थी। और मैं छुपे अल्फाज में जिस तरीके से कहा कि आयुर्वेद का तेल लगाने वाले हमें नहीं सिखाएंगे और हमारी नेतृत्व ये लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पीछे ये असदुद्दीन ओवैसी की सोच के साथ में नहीं है, ये भगवादारी सोच के साथ में है। साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसे म्हणजे आजची एमआयएम जी हिरवी होती, ज्या एमआयएमचे झेंडे तुम्ही हिरवे झेंडे घेऊन उड्या मारल्या, ज्या एमआयएमचा हिरवा गुलाल तुम्ही उधळला, ज्या एमआयएमच्या सोबत राहून तुम्ही हिरवा 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 चालत होतात, त्या एमआयएम मध्ये आज भगवीकरण झालं असं म्हणायचं का तुम्हाला? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि बहुत सारे, मैं शहर में उठता बैठता हूँ, बहुत लोगों ने इल्जाम लगाए कि पतंग तो हरी है लेकिन मांझा भगवा है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों के दिल के अंदर, और इन्होंने कहीं जगह के ऊपर फकीरवाड़े के अंदर कहीं खड़े रहकर जो सोकॉल अपने वो नेता कहते हैं कि मैं सीनियर लीडर हूँ, उन्होंने कहा कि चुनकर आने के बाद हमको वहीं जाना चाहिए और हम वहाँ जाएंगे डेवलपमेंट। 20 साल से क्या फिर हजामत कर रहे थे या कॉर्पोरेट जाएंगे वहां पर, यानी भगवादारी लोक सोच के पास जाएंगे। म्हणजे एकंदरीत सरफराज जी शहरामध्ये ही चर्चा होती की हिरवी पतंग आणि भगवा मांजा, परंतु आज तुमच्या बोलण्यावरनं असं लक्षात येते कि पतंगच ती भगवी आहे का, असं तुम्हाला म्हणायचंय का? बिल्कुल भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो निशान है एआईएमआईएम का, ये फख्र के साथ हम करते हैं, फख्र मिल्लत और हमारे मुजाहिद मिल्लत, कि ये हमारी गुरूर है। तो कब हम ऐसा ही नहीं करते, मेरा सदर मेरा गुरूर, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ पर। त्याच सदरने त्याच गुरुराने तुमचं तिकीट कट केलं? नहीं, असद साहब का इसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। असद साहब की बेटी का निकाह था, वो उधर बिजी थे, अभी भी उनके घर में प्रोग्राम चल रहा है। ये जो धांधली हुई है, ये पूना का जो शफीउल्लाह काजी है, इनकी भी इंक्वायरी चल रही है। हमने रिटर्न में दिया है कि ये एक तरफ झूठ बोलता है कि मेरा अहमदनगर से लेना देना नहीं, और है ना काला मुंह लेकर आ जाता है सामने कि है ना इसके अंदर अहमदनगर के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट है। ये जो दो मुंह के लोग होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे लोगों के नेतृत्व की वजह से एमआईएम का नुकसान हो रहा है। हमने डिमांड की थी 20 सीट की और अभी तक 4 ही सीट आए, और वो भी जो आए वो घनश्याम आए, यानी भगवादारी सोच वाले लोग हैं। इनके पीछे जो है घनश्याम है, घनश्यामों का सरदार है, और घनश्यामों को बनाने वाला जो है इनका आका, आयुर्वेद वाला आका। समझने की कोशिश की, वो एक लोक प्रतिनिधि है, इसलिए उसका नाम लेकर मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। लेकिन हमारी जो जनता है वो बहुत होशियार है, ये जानते हैं कि है ना ये आयुर्वेद का तेल बेचने वाला जो है, किन ये जो घनश्यामों के बालों में तेल लगा रहा है। कोणाच्या केसाला तेल है? आप जानते हैं जो चारों यहाँ पर भगवादारी पतंग लेकर जो आ गए हमारे पतंग में, ये घुस कर जिस तरीके से मुकुंदनगर के अंदर जो हवा हम लोगों ने मेहनत करके 15 सालों में बनाई थी, वो लोग है ना पतंग का निशान लेकर आज हमारे इसमें लड़ने की, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे स्टेट की क़यादत के अंदर कहीं ना कहीं नज़र चूक हुई है, जिससे हम टोटली डिसएग्री है। अहमदनगर के मैं माजी शहर अध्यक्ष, और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इनका बिल्कुल भी है ना इनके साथ काम नहीं करेंगे। हमारी जितने सारे बॉडी के मेंबर्स है, ये लोग हम लोग काम नहीं करने की, इसमें डिसएग्री है। एकंदरीत आपण आज म्हणताय की उल्लेख केला आपण दोन तोंडांचा, म्हणजे त्या मुद्द्यावर तुम्हाला मुद्दाम एक प्रश्न असा घेतो की तुमचे देखील दोन चेहरे आहेत। एकदा तुम्ही काल माझ्या पाहण्यामध्ये आला एक व्हिडिओ, त्यामध्ये तुम्ही असं म्हणतात की समद खान बहुत अच्छा इंसान है और वो बोलने वाले पार्टी में आए हैं, असे तुमचे शब्द आहेत। आणि काही दिवसानंतर तुमची उमेदवारी कट झाल्यामुळे, तुमची उमेदवारी नाकारल्यामुळे तुम्ही समद खान यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करता। दोन व्हिडिओ हे काही ग्रुप्सवर आणि सोशल मीडियावर सध्या फिरत आहेत, मग तुमचे दोन चेहरे असं मानता येईल?
आप इस चीज़ को अगर मेरी विचार को अगर दो चेहरा कहते हैं तो आप कह सकते हैं। उस वक्त हमने हमारे पार्टी के अंदर जब कोई आता है, मेरे सदर साहब ने जब उनको एक्सेप्ट किया तो इम्तियाज़ जलील साहब के एक्सेप्टेंस के ऊपर हम लोगों ने उनको वेलकम कहा। लेकिन हमने ये इससे कहा कि ये जो घनश्याम है ये मुसलमान बन गए होंगे, लेकिन बाद में इधर इनको पालने के बाद ये समझा कि ये वही भगवादारी सोच है, ये घनश्याम मुसलमान नहीं है, ये यहाँ आने के बाद भी घनश्याम ही रहे। तो इनको हमने जिस तरीके से एक वकील ने कहा उनके बारे में, तो सबसे पहला उनको जवाब देने वाला वो वकील को सरफराज जागीरदार था। केस हुई तो ये घनश्याम वापस नहीं आए। मैं आपको बता दूं, 3 चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि घनश्याम के मुद्दे को लेकर और आइला मोहम्मद के केस के अंदर हम नहीं भागे, हमने हमारी गिरफ्तारियां दी। नबी के नाम पे मनसब का नबी यू फख्तुलू बोलकर हम हमारी गर्दनें कटाने वाले लोग हैं, लेकिन हम संविधान को कोण नहीं पळालं? जो भी यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनको नाही, तुम्ही आता arrest- म्हटले की नाम लेना काही लोक मुनासिब निघून नहीं गेले. है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। नाम लेकर अगर किसी का कहेंगे, जैसे मैंने डॉक्टर परवेज अशरफी का नाम लेकर कहा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, आप जाइए इलेक्शन कमिशन की साइट के मग ऊपर। लोक पळून गेले नाही, मग तुम्ही कसं म्हणता की काही लोक पळून गेले ना आम्ही त्याच्यामध्ये गुंतलो? आपण गुंतलो नाही, आम्ही आमचा सरेंडर दिला। संविधान मानणारे लोक, पळून जाणारे लोक नाही आम्ही। कोण पळालं? जे पण आहे तुम्हाला पण माहिती आहे, तुम्ही मीडियामध्ये मला का कोण आहे? मला सांगा ना. पोलीस स्टेशन मध्ये रेकॉर्ड आहे, तुम्ही बघू शकता। रात्री यांना 2 वाजता कोणी गेलं, आमचे दर्गा दायराचे 2-3 पोरे होते आणि 30 पोरे, त्यांना त्यांचे पण आहे ना, तुम्ही यांना समक्ष जाऊन तुम्ही विचारू शकता। नाही, नक्कीच त्यांच्याकडे पण आम्ही जाऊ, परंतु आय लव्ह मोहम्मद जे प्रकरण झालं होतं आणि त्याच्यामुळं शहरामध्ये लाठीचार्ज देखील झाला होता। सौम्य लाठीचार्जाने पोलिसांनी ती परिस्थिती एकंदरीत हाताळली होती। त्या प्रकरणामध्ये तुम्ही होते आणि तुमच्यासोबत एकंदरीत 29 लोक काहीतरी होते, बरोबर? बरोबर। असं एक रेकॉर्ड आहे, पण तुमच्या म्हणण्यानुसार जास्त लोक होते। कोण लोक पळून गेली? ते पूर्ण शहराला माहित है, पूरे शहर को मालूम है कि रात को वहां पर आकर, देखिए एक होता है कुर्बानी देना और एक होता है उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होना। हमारे को हमारे बालों की फिक्र नहीं रही। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नबी के लिए गर्दन कटा सकता हूँ तो बाल भी कटा सकता हूँ। जो हम लोगों ने 30 लोगों ने नासिक में जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा की और हमारे बालों की शहादत दी। हम थोड़ी ना डरते। मैं सलाम करता हूँ वो 30 बच्चों को और स्पेशल सलाम करता हूँ वो जुनेद डीजे को, जिसने उसके बालों के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखा और उसने कुर्बानी दी, और हम 30 बच्चों ने भी कुर्बानी दी। क्यों दी? उसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही ये था, कोई सियासत नहीं, नबी से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। सरफराजी 2012 पासून आम्ही एकंदरीत तुम्हाला पाहतो आणि तुम्ही सगळ्या गोष्टी अर्पण केल्यात। आज तुम्ही म्हणता मी कुर्बानी दिली, परंतु तुम्ही एमआयएम साठी सगळ्या गोष्टी देत आलात। जर आपण काही दिवसांचा जर निकाल पाहिला आणि काही दिवसांच्या जर निवडणुका पाहिल्या, तर श्रीरामपूरमध्ये तुमचा एक नातेवाईक, ज्याला तुम्ही बंधू आहेत तुमचे, रईस जागीरदार, ते काँग्रेसकडनं होते आणि तुमचं कोणी प्रतिनिधी कुरेशी म्हणून आहे ते AIMIM कडनं होते, तुमच्या पक्षाकडनं उमेदवारी करत होते। तुम्ही भावाच्या विरोधामध्ये जाऊन एमआयएम सोबत उभा राहिलात। देखिए, मेरे निष्ठावान जो कार्यकर्ता का मुझे लक़ब मिला है मेरी पार्टी की तरफ से, मुझे नहीं मालूम था कि ये डॉक्टर परवेज अशरफी हमेशा की तरह श्रीरामपुर में भी टिकट देखकर, जैसा उनको भागने की आदत है, तो अहमदनगर में लोकसभा में जैसा भाग गए थे वो श्रीरामपुर में भी टिकट उनके जो भगवादारी सोच के देकर भाग गए थे। जब टिकट वहाँ पर नॉमिनेशन हो गया तो उसके बाद मुझे और अंजर खान साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है हमारे यूथ के, उनको आदेश मिला। उनके आदेश के मुताबिक, स्टेट के लेवल आदेश के मुताबिक हमने जाकर हमारी जो पार्टी का आदेश है वो फॉलो किया। हमने सब तब ये नहीं देखा कि सामने भाई है या कोई कौन है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे रईस जागीरदार को कि वो निवड़ कर आए और हम कहीं ना कहीं रह गए। पहला इलेक्शन था, आदेश था, माना गया, हमने हमारा काम किया, उन्होंने उनका काम किया। भावाच्या विरोधामध्ये तुम्ही तिथं प्रचार केला, तुम्ही अनेक वेळेला तुमच्या कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन एमआयएमचा साथ दिला। एमआयएमने तुमच्या वफादारीचा, तुमच्या निष्ठतेचा काय सल्ला दिला? देखिए, जिस तरीके से मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, निष्ठावंत रहे, हमें टिकट नहीं मिला तो वो उससे हम कोई बुरा भी नहीं माने। इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है और हम आगे के इलेक्शन लड़ेंगे भी। विचार की लड़ाई है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब को लोकल लेवल के ऊपर क्या चीज़ चल रही है वो मालूम नहीं। उनको यहाँ के कुछ लोग, शफीउल्लाह काजी ने इम्तियाज़ जलील साहब को फंसाया है, यहाँ की रिपोर्ट रॉन्ग दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, इनके वीडियोस, इनके फोटोज आने वाले इलेक्शंस के अंदर सारी चीज़ समाज के सामने आएंगी। समाज को मालूम है कि मुकुंद नगर के अंदर गैंग वॉर किसने किया। समाज को मालूम है कि यहाँ पर मरहूम रिजवान पठान क्यों शहीद हुआ। समाज को ये भी मालूम है कि समीउल्लाह खान साहब क्यों शहीद हुए और उनकी केस के अंदर
पीटर साड़वे कौन था और वो उनकी गवाही 4 लाख रुपए में किसने बेची, ये सारी चीजें समाज को नाही मालूम है। आपण मुद्दा भरकटतोय सरफराजजी. मला एक तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा की तुम्ही ज्या AMM पक्षासाठी लढला त्या पक्षाने तुमचं उमेदवारी कट केलेली आहे, तुम्हाला उमेदवारी दिली नाहीये. तुम्ही पूर्ण शहरभर गाजावाजा करत सांगत होते की AMM कडनं मी उभा राहणार आहे, उमेदवारी करणार आहे, परंतु तुम्हाला उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्या उमेदवारीचा राग तुम्ही समद खान यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर दोष देताय, परवेज अशरफी यांच्यावर दोष देताय, अनेक लोकांची नावं घेऊन तुम्ही त्यांना टार्गेट करताय. तुम्ही इम्तियाज जलील यांना का बोलत नाही, त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही याचं उत्तर का मागत नाही, तुम्ही ओवेसींशी याचं उत्तर का मागत नाही? कारण 2012 पासून तुम्ही त्याच्यामध्ये वेळ घातलेला आहे. तुम्ही वरिष्ठांना का बोलत नाही, खालच्या जे उमेदवार आहेत त्यांच्यावर का टीका करता? रिटर्न के अंदर हमने इम्तियाज जलील साहब के पास कंप्लेन की है. तो जिस तरीके से अंजर खान साहब, अब तो मैं पक्ष के अंदर हूँ या नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन राजीनामा दिलाय? राजीनामा आतापर्यंत दिलेला नाहीये. देणार आहे? एकदा ना इम्तियाज जलील साहेबांसोबत बोलणं झालं की यांना जे ते आदेश देतील ते मानू आम्ही. म्हणजे अजूनही तुम्हाला MIM मध्ये राहण्याची इच्छा आहे? आहोत 15 वर्ष आणि फखराने बोलतो की मी MIMच्या पक्षाचा एक सिपाही होतो, आत्ता पण सिपाही आहे आणि अगोदर पदाधिकारी म्हणून काम केले. आणि मी भगवादारी सोच आणि माझ्याकडे माझी पतंग हिरवी आहे, भगवा मांजा आमच्याकडे नाही. तुमचा मांजा कोणता आहे? आमचा मांजा इम्तियाज जलीलने जे दिलेलं आहे तेच आहे आमचा मांजा. इम्तियाज जलीलने जर भगवा मांजा दिला तर काय करता? नाही, ऍक्सेप्ट नाही करणार. नाही, नक्कीच सरफराजजी, ह्या सगळ्या एकंदरीत प्रक्रियेमध्ये आपण आहात, ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपण काम करत आहात, आपल्याला उमेदवारी मिळाली नाही, तर भविष्यामध्ये आपण कोणत्या पक्षात जाल? देखिए, आपको एक बताता हूँ कि इसके पहले समीर साजिद बिल्डर बोलकर एक हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी उम्मीदवारी नहीं मिली. उम्मीदवारी नहीं मिलना ये हमारे सीनियर का हक है, उन्होंने जो आदेश दिया वो मानेंगे. लेकिन उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि ये ना घनश्यामों का प्रचार करेंगे. विचार की लड़ाई है. इम्तियाज जलील समीर बिल्डर नगरला प्रचाराला येणार नाही? येणार नाही येणार ते त्यांचा प्रश्न आहे. तुम्हाला पण माहित असेल की औरंगाबादमध्ये त्यांच्यासोबत काय घटना घडली काय आहे. घडली? त्यांना धक्काबुक्की झाली. हेच आम्ही अहमदनगर में इम्तियाज जलील यानी असद साहब का चेहरा देखकर यहाँ पर हमने धक्काबुक्की नहीं की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है लिटरेट पर्सनालिटी यानी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं विचार से लड़ाई लड़ते हैं. चारही उमेदवार सुशिक्षित आहेत? आपको पता है? हाँ, सुशिक्षित आहेत ना चारही? नहीं, हमारे पास जो है वो सुशिक्षित है और हम जो पैनल से लड़ने वाले हैं, पढ़े लिखे होना और पढ़े लिखे दिखना और पढ़े लिखे रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है. अच्छे कपड़े पहनने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है. ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिसने मुकुंद नगर को 20 साल धोखा दिया, तो हमारे मुकुंद नगर वालों का भी अभी ये है कि जिसने हमारे को 20 साल धोखा दिया, ये साल उसके साथ धोखा होने वाला है और धोखा होना जरूरी है. काय धोका होणार आहे? क्या जिस तरीके से जो चीज़ का वो क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ उनके पास रहेगी. इंशाल्लाह 16 तारीख को वो एक्स कॉर्पोरेटर रहेंगे. कोण? जो भी हैं 4. नाही सरफराजजी, तुम्ही समद खान यांच्याबद्दल तुम्ही मनामध्ये जी एक भूमिका ठेवताय, पण तुम्हाला मी काही गोष्टी सांगतो. समद खान यांचा मी प्रचारक नाहीये किंवा समद खान यांचा मी कार्यकर्ता नाहीये. मी एक पत्रकार म्हणून ज्या गोष्टी पाहतो, समद खान यांनी मुकुंद नगरमध्ये फार चांगल्या प्रकारे विकास केलेला आहे. समद खान यांनी अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामं पूर्ण केलेली आहे. समद खान यांच्या संदर्भामध्ये जर बोललो आपण तर त्यांनी जॉगिंग ट्रॅक देखील बनवलेला आहे. या सगळ्या गोष्टी ते मुकुंद नगरसाठी करतात. म्हणजे तुमचे विचार आणि त्यांचे विचार एकच आहे. तुम्हाला मुकुंद नगरकरांसाठी करायचे, त्यांना मुकुंद नगरकरांसाठी करायचे. त्यांना 20 वर्षांचा अनुभव आहे. त्या 20 वर्षांचा अनुभव पुन्हा जर आला तर नक्कीच मुकुंद नगरमध्ये डेव्हलपमेंट होईल, नक्कीच मुकुंद नगरमध्ये चांगल्या गोष्टी अजून येतील. तुम्हाला वाटत नाही मुकुंद नगरचा विकास व्हावा? 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी नज़ीर साहब का कि उन्होंने जो सारी चीज़ें नगर उत्थान निधि जो थी उसके काम अभी तक हुए. गार्डन बनाकर हमारा दिल गार्डन हो जाएगा ऐसा नहीं. गाजर खाने वाली कौम नहीं है. 20 साल में पूरा देश MIM गाजर दिलं तुम्हाला? नाही दिला. आतापर्यंत ना MIM मध्येच आणि छाती ठोकून काम करतोय. कोणी आमचं उमेदवारीचे गाजर होतं ना? ओके, उमेदवारी नाही दिली ते ना पक्षाचं आहे. ते आमचा अधिकार आहे. आम्ही मागितलं नाही दिलं तर आम्हाला कायच दोष नाहीये आणि आम्ही काय राग ठेवत नाहीये. 20 वर्ष, जो 20 साल की बात करें, 20 साल के अंदर एक बच्चा जवान हो जाता है. मुकुंद नगर नहीं हुआ तो ये 20 साल में एक गार्डन बनाकर कोई है ना हमारे को ज्ञान नहीं देना. और वो गार्डन अभी भी नहीं खुला है, आपके नॉलेज के लिए. दूसरा, 20 साल के अंदर एक बच्चा नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक आता है, आपके नॉलेज के लिए. मुकुंद नगर के जो रोड है वो इन्होंने नहीं बनाए. नगर उत्थान निधि के अंदर उप महापौर हाजी नज़ीर साहब के काम थे जो अभी तक चल रहे थे. डेवलपमेंट की बात, कोई एजुकेशन नहीं है,
कोई स्कूल का डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंग्लिश स्कूल यहाँ पर डेवलप नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, कोई बच्चे के लिए यूपीएससी एमपीएससी सेंटर नहीं है। इन्होंने जो काम किया, और आपको बता दूं कि 20 साल के अंदर जो आप 20 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये आयुर्वेद के मटके से ही पानी पी रहे थे साहब। आपको नहीं पता लेकिन हमको पता है, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेटर है। मैं सलाम करता हूँ अयूब मेंबर साहब को, हाजी नज़ीर साहब को मैं सलाम करता हूँ, बाकी सब कॉर्पोरेटर्स को। देखिए, मैं एक सलाम करता हूँ खान बाबा को भी, कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा वोट फर्स्ट टाइम खड़े रहकर, आज तक जो 20 साल वाला आप कॉर्पोरेटर बोल रहे हैं ना, उसने उतने वोट नहीं लिए जितने पहली मर्तबा खान बाबा ने वोट लिया, और उसने डेवलपमेंट का काम। और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देना चाहूँगा कि उसके 90 लाख से 1 करोड़ के काम किसने रुकाए, वो घनश्यामी ही है ये काम के पीछे। समद खान, उनके ऊपर आरोप है ये चीज कि उन्होंने उस वक्त के आमदार को पकड़ के, अभी जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनको पकड़कर खान बाबा कहीं एक अच्छा नेता ना बन जाए और डेवलपमेंट नेता ना बन जाए, उसको रोकने की कोशिश की। ये लोग डेवलप नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड है, यानी ये लोग डेवलपमेंट कहीं नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूँ कि आकर बताएं। देखिए, मैंने उनके कुछ फोटोज देखे कि उन लोगों ने उसके अंदर ये बताया कि हमने हॉस्पिटल बनाया। अरे हॉस्पिटल की, अरे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो वो तो सच समझो। ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है, ये बोरगे साहब की साइन से, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का NHFC का जो ये है उसके अंदर हुआ है, मेडिकल केस के अंदर, और वो पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। तो झूठ बोलने की भी क्या होती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और मुकुंदनगर के लोग एकदम आँख खुला कर कर अपने मुद्दों को जानते हैं। अब कोई भी इलिटरेट और गुंडागर्दी करने वाला नेता हमें बेवकूफ़ बनाएगा और हम बेवकूफ़ बनेंगे। मुकुंदनगर अब बेवकूफ़ नहीं होगा, अब फख्र से करते हैं कि हम मुकुंदनगर कर रहे हैं। म्हणजे सरफराज जी, जर भविष्यामध्ये जर तुम्हाला AIMIMचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी जर सांगितलं की ह्या 4 उमेदवारांचा प्रचार करायचा, तुम्ही काय करता? जिस वक्त आदेश आएगा उस वक्त बैठकर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इम्तियाज जलील साहब जो है, जिनको धोखा दिया गया इनके नाम से, वो जब इस चीज़ की इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी होगी तो उसके बाद जब अगर बुलाते हैं तो बैठकर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरे 15 साल के करियर में मैंने नहीं देखा कि इम्तियाज जलील साहब कभी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं। उनका आदेश करने का काम है, क्योंकि वो अध्यक्ष है। आदेश करेंगे, उस वक्त देखा जाएगा। एक 5 प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार, त्याचं एकदम त्वरित मला तुमच्याकडनं उत्तर पाहिजे. ओके। सरफराज जी, इम्तियाज जलील की असद ओवैसी? दोनों मेरे सदर हैं। नाही, दोघांमधनं तुम्हाला एक सिलेक्ट करायचंय. दोनों मेरे दोन मधनं तुम्हाला एक चॉईस द्यायची आहे की इम्तियाज जलील की असद ओवैसी? दोनों मेरे सदर हैं। असद ओवैसी की अकबर ओवैसी? दोनों मेरे सदर हैं। भाजप की शिवसेना? दोनों नहीं। MIM की काँग्रेस? MIM। महानगरपालिका की विधान परिषद, विधानसभा? महानगरपालिका। नक्कीच हे आपल्यासोबत सरफराज जागीरदार होते आणि फार दिवसांची, फार वर्षांची जी मेहनत होती ती त्यांची या वेळेला महानगरपालिकेमध्ये दिसणार होती, त्यांना उमेदवारी मिळणार होती, अशी एकंदरीत चर्चा होती. परंतु सरफराज जागीरदार यांचा पत्ता कट करण्यामध्ये अनेक लोक यशस्वी झालेले आहेत आणि सरफराज जागीरदार यांच्या मनामध्ये ती खतखत अजून देखील आहे. सरफराज जागीरदार यांच्या मनामध्ये उमेदवारांबद्दल खतखत आहे, पण पक्षाच्या बद्दल खतखत बिलकुल दिसत नाहीये. सरफराज जागीरदार यांना आजही अपेक्षा आहे की उमेदवारी मिळेल आणि त्यांना उमेदवारी करण्याची संधी मिळेल. परंतु MIM पक्षाकडनं 4 उमेदवार घोषित झालेले आहे. त्यामुळे सरफराज जागीरदार यांना यावेळेस तरी उमेदवारी मिळण्याची शक्यता दिसून येत नाही. परंतु सरफराज जागीरदार यांच्या मनामधली खतखत आपण ऐकलेली आहे. नक्कीच अशा एका पुन्हा एकदा चांगल्या विषयासोबत आपण नक्कीच पुन्हा एकदा भेटूया. त्यासाठी पाहत राहा टाइम्स ऑफ नगर.